नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ममता बनर्जी आज कोलकाता में ईडी से ही भिड़ गई। जहां छापा पड़ रहा था वहीं उन्होंने धावा बोल दिया। चुनावों के दौरान सर्वे करने वाली और रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर में छापा पड़ रहा था। इसके प्रमुख प्रतीक जैन के यहां छापा चल रहा था। ममता बनर्जी सीधे उनके घर गईं और पार्टी से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर बाहर आ गईं। इसके बाद वे आईपैक के दफ्तर भी गईं। काफी गुस्से में ममता नजर आ रही थीं। प्रधानमंत्री गृहमंत्री को चुनौती देने लगी कि चुनाव में लड़ने की हिम्मत दिखाएं, पार्टी के कागजात लूट कर उन्हें चुप कराने और डराने की कोशिश ना करें। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी के दफ्तरों पर, नेताओं के घरों पर इसी तरह छापे पड़ने लगे तब क्या होगा। ये हालात देश में किसने पैदा किया? क्या देश की जनता या नहीं देख रही कि जब भी चुनाव आता है विपक्ष के राज्यों में ईडी किस तरह सक्रिय हो जाती है और फिर कई साल तक उस केस का कुछ पता भी नहीं चलता। कब तक केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में होगा? क्या सबको दिख नहीं रहा कि जब भी चुनाव आता है तभी ईडी सक्रिय होती है? ईडी पर ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। क्या ईडी भेजकर सर्वे करने वाली कंपनी आईपैक के यहां से तृणमूल कांग्रेस से जुड़े दस्तावेजों को उठवाया जा रहा था? किसका सर्वे कहां से है, कौन उम्मीदवार कहां से हो सकता है, यह सब पता लगाने की कोशिश हुई? अगर यह सब हुआ है तो बेहद खतरनाक है। ईडी ने जवाब दिया है कि हमारा सर्च सबूतों के आधार पर था। किसी राजनीतिक संस्थान को टारगेट करना मकसद नहीं था। किसी पार्टी मुख्यालय को सर्च नहीं किया गया। सर्च का चुनाव से कोई संबंध नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत सर्च किया गया। ईडी का जवाब बेहद कमजोर है। ईडी का कहना है कि पार्टी के मुख्यालय में छापा नहीं पड़ा, मगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके पास पार्टी से जुड़े दस्तावेज थे। आज सबको पता है पार्टी से जुड़े दस्तावेज केवल पार्टी मुख्यालय में नहीं होते। इसलिए ईडी का यह जवाब बचकाना है कि पार्टी मुख्यालय में छापा नहीं पड़ा। ममता बनर्जी काफी गुस्से में थी। अमित शाह को नॉटी नास्टी बोल रही थी, बीजेपी को डाकू बोलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी से कहा अपने गृहमंत्री को संभालिए। कहने लगी कि उनकी पार्टी का डेटा लूटने की कोशिश हुई और वे ऐसा नहीं होने दे सकती, चुप नहीं बैठेंगी। उनकी शालीनता को कोई कमजोरी ना समझे। ममता ने कहा कि ईडी ने उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट भी सीज किए हैं। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है, ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पर्सन नहीं था। अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकू है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। ममता बनर्जी का कहना है कि जिस प्रतीक जैन के यहां सर्च हो रहा था वो उनकी पार्टी के प्रभारी हैं। उनकी पार्टी के आईटी सेल के यहां छापा पड़ा है ताकि पार्टी से जुड़े कागजात को हथियाया जा सके। Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया। Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. Get killer of democracy. An IT office, IPAC office. How can they do it like this? If I read
their party, their IT office. Will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है. हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी. आखिर कब तक जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्ष को चुनावों के समय धक्का देने और जेल का डर दिखाकर घर में बंद कर देने का खेल चलेगा? ममता बनर्जी ने आज जिस तरह से इस डर को तोड़ा है, वैसा कभी किसी ने नहीं किया. अप्रत्याशित रहा. ममता बनर्जी जो कह रही हैं, ईडी के पास ठोस बचाव नजर नहीं आया. ममता बनर्जी कहने लगी कि जब बीजेपी पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए जाते हैं, तब ईडी कोई एक्शन नहीं लेती. अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है. आई थिंक इट इज ए इंसल्ट to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, murder of the right to what? क्या छापे के बहाने किसी पार्टी का रिकॉर्ड हथियाने का प्रयास हो रहा था? उसकी रणनीति का डिटेल निकाला जा रहा था, छापा पड़ रहा था. उसी वक्त ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर चली गईं, अपनी पार्टी के आईटी सेल के दफ्तर चली गईं. ममता बनर्जी ने आज बड़ा रिस्क लिया है, पॉलिटिकल भी और लीगल भी. उन पर कानून के काम में बाधा डालने के आरोप लग सकते हैं, मगर ईडी क्या कर रही है? वह किसी आरोप की परवाह क्यों नहीं करती? क्या ईडी चुनावों में बराबरी के हर सिद्धांत को आपकी आंखों के सामने ध्वस्त नहीं कर रही? चुनाव का स्ट्रेटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है. अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो अब क्यों हम पंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं. क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब हो. जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह and Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए कौन सर्वे करता है? उसकी फंडिंग कहां से होती है, कैसे होती है? क्या आप जानते हैं कि बीजेपी को कैसे कुछ ही साल के भीतर हजारों करोड़ रुपए के चंदे मिलने लग जाते हैं? क्या ईडी ने जानने की कोशिश की? किसी जांच एजेंसी ने पता लगाया? राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अजय माकन ने खड़े होकर हिसाब दिया था. 2024 में बीजेपी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए थे. इस तरह पैसे के मामले में ही गैर बराबरी आ गई है. विपक्ष का कोई दल बीजेपी से लड़ने की आर्थिक शक्ति रखता ही नहीं. लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के फंड पर नियमों, नोटिस का सहारा लिया गया, रोक लगा दिया गया पैसे निकालने से. पार्टी कई दिनों तक अपने फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकी. क्या यह लोकतंत्र और बराबरी के मैदान का उदाहरण है? क्या यह आदर्श उदाहरण है? एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है. अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं. वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है. एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा. सब ड्रामा देख रहे हैं. 20
20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ईडी के बयान से पता चलता है कि जिस मामले में आज सर्च हुआ, 2020 में ही उसकी एफआईआर हुई। ईस्टर्न कोल फील्ड से अवैध कोयला निकालकर बंगाल की कई फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा था और हवाला के नेटवर्क से पैसे घुमाए जा रहे थे, ईडी ने अपने बयान में लिखा है। इस तरह से आईपैक को भी कई हजार करोड़ रुपए मिले हैं। 2020 की एफआईआर है, गवाह के बयान के आधार पर सर्च हो रहा है 2026 में। अभी तक सर्च का ही मामला चल रहा है। छापा पड़ा था सर्वे करने वाली कंपनी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर। इसी कंपनी से कभी प्रशांत किशोर जुड़े थे, या कह सकते हैं प्रशांत किशोर के कारण यह कंपनी जानी गई। अब प्रशांत किशोर का इससे कोई संबंध नहीं। बिहार का पूरा चुनाव निकल गया, लेकिन वहां ईडी का खेल नजर नहीं आया। बंगाल में अब नजर आने लगा है। करप्शन पकड़ने के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों ने लगता है काम शुरू कर दिया है। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इवन जो शांतनु ठाकुर है, जो कलकत्ता में एक आदमी पकड़ गया है कोई केस पे, उन्होंने तो उसका नाम लिया, उसका बाद में भी ईडी ने नहीं पकड़ा है। क्यों? वो बीजेपी करता है। गद्दार के खिलाफ में कितना केस है, इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हम पार्टी मेंटेन करते हैं। इसका मतलब नहीं होता है আমি সৌজন্যতা দেখাবো, চুপচাপ থাকবো, সব সহ্য করে নেব, এটা আমার দুর্বলতা নয়। উই আর জেন্টল, উই আর সোবার, উই আর কালচারাল पीपल। बंगाल इज द कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आपको याद होगा झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला था। चुनाव से पहले ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया ने हेमंत सोरेन को भयंकर भ्रष्टाचारी बताना शुरू कर दिया। देश भर में झारखंड के बहाने बहस चलने लगी। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा भी दे दिया। 5 महीने जेल में रहे, सारा चुनाव बीत गया, तब जाकर उन्हें जमानत मिली। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें गिरफ्तार करने की ठोस वजह नहीं थी। जो सबूत पेश किए गए वो ठोस नजर नहीं आते। जो संस्था बिना ठोस सबूत के किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है, उसकी साख को लेकर सवाल होने चाहिए, बहस होनी चाहिए। करप्शन दूर करने के नाम पर विपक्ष को ताले में बंद करने का लॉजिक अब खतरनाक होता जा रहा है। यह भी याद कीजिए 2019 में महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था। आपको यह तस्वीर याद होगी। 2019 में ही सतारा में पवार भाषण दे रहे थे। बारिश आई और भीगते रहे, भाषण नहीं रुका। उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर गया कि उनका नेता मोर्चे पर खड़ा है, ईडी से डरता नहीं। मामला था शरद पवार और अन्य पर ईडी ने 25,000 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाले का मामला दर्ज किया था। रोज उन्हें ललकारा जाता था, ईडी बुलाएगी। ईडी ने समन नहीं भेजा।
मगर पवार ने कह दिया वे खुद ईडी के दफ्तर जाएंगे। तब पुलिस को कहना पड़ा आप मत जाइए, कानून व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। तब पवार नहीं गए। 25,000 करोड़ के मामले में एफआईआर हुई थी, तो उस मामले में जांच पूरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ उस मामले का? क्यों गिरफ्तारी से पीछे हट गए सब? हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बयान दिया कि उन पर घोटाले के कितने आरोप लगाए गए। आज आरोप लगाने वालों के साथ वे सरकार में हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? इस तरह से अजीत पवार ने बोल दिया, लेकिन तब भी सब चुप रहे। उनके खिलाफ जो जांच हो रही थी कहां चली गई? अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था और बीजेपी ने लगाया था, और बीजेपी उनके साथ सरकार में है, उप मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष को खत्म करने का जरिया बनते जा रहे हैं। कैसे कोई भरोसा करे कि ईडी जिन मामलों में छापा मारने गई उसमें ठोस कुछ उसके हाथ में था? कब साबित हुआ है? इतने दिन हो गए, क्या अरविंद केजरीवाल के केस में साबित कर पाई ईडी? हेमंत सोरेन के केस में कुछ साबित हुआ? ईडी के काम पर कितनी रिपोर्ट छपी है मीडिया में? छापे को ही ईडी ने हथियार बना लिया है, जबकि चार्जशीट दायर करने की दर 25% भी नहीं, उससे भी कम मामलों में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। ट्रायल की शुरुआत तो 1% से भी कम मामलों में है। तो क्या ईडी का इस्तेमाल छापा मारने, पूछताछ करने के लिए बार बार बुलाने में हो रहा है? विपक्ष के नेताओं को तोड़ने के लिए हो रहा है? अब विपक्ष के कागजात हथियाने में किया जा रहा है? 10 साल से ईडी की विश्वसनीयता को लेकर देश में सवाल उठ रहे हैं। ईडी ने छापा मारने के अलावा और क्या किया? अजीत पवार, शरद पवार के केस में क्या वो अपनी विश्वसनीयता साबित कर सकती है? शरद पवार तो ईडी के दफ्तर तक नहीं जा सके क्योंकि सब पीछे हट गए, मगर ममता बनर्जी एक कदम आगे चली गई। उसी घर में घुस गई जहां ईडी के अधिकारी सर्च कर रहे थे और अपनी फाइलें लेकर बाहर आ गईं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, पार्टी सड़क पर उतर गई। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी की डराओ धमकाओ शाखा ईडी ने छापा मारकर पार्टी की रणनीति से जुड़े दस्तावेजों को हथियाने का प्रयास किया है। हम इसे ऐसे नहीं होने देंगे, लड़ेंगे और अमित शाह को इसका अफसोस भी होगा। राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि ईडी अपने आप को नरेंद्र मोदी, अमित शाह का इलेक्शन डिपार्टमेंट बना चुकी है। बंगाल चुनाव के पहले कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में छापा मारा गया। बीजेपी का अपना सर्वे कहता है उसका प्रदर्शन खराब होगा। बीजेपी ने भी जवाब दिया है, वही कहा है जो ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है। बीजेपी का कहना है कि ईडी सबूतों के आधार पर काम कर रही थी, उसे स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए था। কারণ এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো বক্তব্য, কোনো প্রশ্ন, কোনো আক্রমণ, কোনো অভিযোগের কোনো প্রতিষ্ঠা পশ্চিমবঙ্গের জনমনে নেই। মানুষ যখন কোনো কিছুকে গ্রহণ না করে তো স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দল সেটাকে গ্রহণ করবে না। আমরা বিরোধী রাজনৈতিক দলের অবস্থানে আছি। মানুষ যা চর্চা করছেন, মানুষের যা উদ্বেগ, মানুষের যা প্রশ্ন, সেগুলোকে অ্যাড্রেস করাই আমাদের কাজ। যেটা নিয়ে মানুষের কোনো উৎসাহ নেই, সেটা নিয়ে আমাদেরও কোনো উৎসাহ নেই। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के समर्थन में ट्वीट किया है। कहा है हार की हताशा में यह सब किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दिया है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है जब लोकतंत्र से दिक्कत होने लग जाती है तब एजेंसियों का इस्तेमाल होने लगता है। ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंट के यहां छापा मारा है। बीजेपी ने एक और बार दबाव डालने की कोशिश की है। ईडी अपने लिए प्रक्रिया और नियमों का सहारा बार बार नहीं ले सकती। उसकी विश्वसनीयता खासकर विपक्ष के मामले में बिल्कुल खराब है। सबको दिख रहा है चुनाव के समय ईडी क्या करती है। कोर्ट को भी दिख जाता है। कोर्ट ने देखा भी कई बार जमानत देते हुए। यह संस्था विपक्ष को खत्म करने का औजार बनते जा रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज चुनौती को स्वीकार किया और जवाब दिया है, बीच मैदान में उतरकर चैलेंज किया है, वो भारत की राजनीति में लंबे समय तक याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।